Good morning everyone. Myself Kumarji sir. Subject chemistry class 12. Chapter electrochemistry. Sub subject salt bridge and electrode potential. आज के इस वीडियो के अंतर्गत कल मैंने जो सेल को बताया था गैल्वेनिक सेल, आज उसी के अंतर्गत गैल्वेनिक सेल में प्रयोग होने वाला जो लवण सेतु होता है, साल्ट ब्रिज होता है, उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो देखेंगे सभी छात्र ध्यान से। साल्ट ब्रिज, तो साल्ट ब्रिज क्या होता है, ये यू आकार की एक उल्टी ट्यूब होती है जिसमें अगर नामक पदार्थ भरा जाता है। अगर ये पेस्ट जैसा पदार्थ होता है, जेल पेस्ट होता है, और इसमें कॉटन पदार्थ लगा दिया जाता है, अर्थात रुई लगा दी जाती है, और इसमें जेल के रूप में क्या भर दिया जाता है। एग्जाम्पल है सॉल्ट के, ये सारे के सारे सॉल्ट है जो रिएक्शन करते हैं लवण सेतु के अंदर। ये पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है इत्यादि। ये सॉल्ट इनके अंदर लवण सेतु के अंदर भरे जा सकते हैं। ये लवण सेतु के अंदर जैसे ही भरे जाते हैं और उसको गैल्वेनिक सेल के अंदर विधिवत रख दिया जाता है। तो गैल्वेनिक सेल में जैसे ही रखते हैं, इसका कांटेक्ट कर देते हैं गैल्वेनिक सेल में, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर जैसे यहाँ जिंक सल्फेट ZnSO4 और इस तरफ इस्पात के अंदर कॉपर सल्फेट CuSO4 था, तो ध्यान से देना है यहाँ जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, इसके तरफ जो इलेक्ट्रोड था इसका कनेक्शन था, जो कनेक्ट था वो इलेक्ट्रिक लाइट से था, विद्युत बल्ब से था। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जा रहे थे और ये छड़ लड़ावे से थी, ये एनोड था। और विलयन के अंदर ध्यान से देखेंगे तो इस विलयन के अंदर जिंक Zn+2 आ रहे थे। तो विलयन में Zn+ पहले से ही आयन थे और Zn+ आयनों की संख्या यहाँ इंक्रीज हो जाती है, अर्थात बढ़ जाती है। विलयन में धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, Zn+2 क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब ये इंक्रीज हो जाता है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जब सॉल्यूशन का नेचर पॉजिटिव हो जाए तो समझिएगा सॉल्यूशन प्रेशर बढ़ गया है, तो Sp जो होता है सॉल्यूशन प्रेशर वो भी बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो ये धनायन के बीच जब विलयन के चारों ओर धनायन हो जाएंगे तो ये धनायन को क्या करने लगता है, रिपेल करने लगता है, रिपल्सन करने लगता है। अर्थात जब धनायन के मध्य रिपल्सन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे नहीं और धातु की छड़ से, जिंक धातु की छड़ से जिंक आयन फॉर्म में ये आएगा नहीं। बात समझिए, जब आएगा नहीं तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो इनको न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड का जेल पेस्ट है, तो इसके अंदर जिसके अवयव आएंगे पोटेशियम धनायन के, वो जिंक धनायन Cn लड़ाएंगे, तो ये Cn निगेटिव आयन जिंक धनायन से रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसी प्रकार इधर इसके अवयव आएंगे पोटेशियम धनायन के, क्योंकि इस तरफ क्या है, सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ गई है। कल की वीडियो में देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सारी बातें। तो ये पोटेशियम धनायन इस SO4 नेगेटिव आयन से रिएक्शन करके पोटेशियम सल्फेट बना लेंगे। तो ये जब यहाँ सॉल्यूशन प्रेशर घट जाएगा, सॉल्यूशन पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो फिर ये जिंक की छड़ तुरंत आयनीकृत होने लगेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन पुनः सर्किट में बहने लगेगी। लवण सेतु का यही कार्य होता है, गैल्वेनिक सेल को पुनः स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए। यदि लवण सेतु को नहीं डाला जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है कुछ समय के बाद बंद हो जाता है, बुझ जाता है। इसके बाद जैसे ही लवण सेतु डालते हैं तो ये इस तरफ का विलयन राइट साइड और लेफ्ट साइड, कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था लॉइन, LOA,
इसका अर्थ क्या बताया था, लेफ्ट। लेफ्ट तरफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। एनोड कैसा होता है, ऋणात्मक। एन का अर्थ बेटा क्या बताया था, लेफ्ट। ओ का अर्थ क्या बताया था, ऑक्सीडेशन। ए का अर्थ क्या बताया था, एनोड। एन का अर्थ क्या बताया था, नेगेटिव। तो देखिए लेफ्ट साइड ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एनोड पर। कैसा है, नेगेटिव है। बात समझ में आ गई। और जो राइट साइड था, यहाँ जो राइट साइड था, ये राइट साइड है। राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में रिडक्शन होता है। सीधा उल्टा, जस्ट उल्टा। लेफ्ट का उल्टा राइट, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन, एनोड का उल्टा कैथोड और नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव। RRCP। तो ये लवण सेतु का वर्क हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लैक्टोड पोटेंशियल। लैक्टोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ पर जो विभव उत्पन्न होता है, जो आवेश उत्पन्न होता है, उस विभव को लैक्टोड विभव कहते हैं। यह लैक्टोड विभव एक निश्चित ताप, एक निश्चित दाब पर होता है। अच्छे से सुनिएगा। लैक्टोड विभव की मैंने डेफिनेशन बना दी। अब इसके उपरांत एक पात्र लेते हैं। इस पात्र में एक धातु की छड़ लेते हैं। उस धातु की छड़ को उसी धातु के छड़ का लवण करें। ये M धातु की छड़ है, इसी में M धातु का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। ये पूरा सॉल्यूशन से भरा हुआ पात्र है, कंटेनर है। ये छड़ से इस विलयन की ओर M धनायन जा रहे हैं। समझिए, उदाहरण देकर समझा। जिंक धातु की छड़ है, माना मेटल होता है, और जिंक के जो धातु है वो आयनिक फॉर्म में Zn+ में जाती थी यहाँ। तो ये M धातु की छड़ मानी गई है, तो ये M+N में जाएगी। अर्थात इस धातु की छड़ से N इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, लॉस किए जा रहे हैं। इस चीज़ को समझिए। तो इसकी फर्स्ट पॉइंट रिएक्शन क्या हुई, M gives M+N इलेक्ट्रॉन। समझिए, जब कोई धातु लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है तो क्या होता है हमारा बेटा, ऑक्सीडेशन। याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सीडेशन होता है तो ये कहाँ होता है, एनोड में। एनोड होता है तो ये कौन सी रिएक्शन है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब ये त्यागेगी तो इस छड़ पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस छड़ पर बेटा कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। नेगेटिव है तो कैसा होगा ये, एनोड। कैसा होगा ये, एनोड नेगेटिव। अब देखिएगा, इसी को कहते हैं दूसरे पॉइंट पर, ध्यान से देखिए। इसी को कहते हैं EOP, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, EOP से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बिंदु देखेंगे, जब ये धनायन इस विलयन के अंतर्गत आते जाएंगे तो ये सॉल्यूशन के चारों ओर क्या हो जाएगा बेटा, धनायन धनायन धनायन। तो धनायन की संख्या अधिक होने के कारण ये धनायन धनायन में क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। जैसे रिपल्सन प्रतिकर्षण होगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। तो तीसरा कंडीशन है, सॉल्यूशन प्रेशर का मान अधिक है किससे, OP से, ओस्मोटिक प्रेशर। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन प्रेशर अधिक है ओस्मोटिक प्रेशर से। अब सॉल्यूशन प्रेशर अधिक किसका होता है, जिस विलयन का नेचर पॉजिटिव होता है। तो चौथा बिंदु है इसमें, सॉल्यूशन का नेचर। सॉल्यूशन का विलयन का जो नेचर है वो कैसा है बेटा, पॉजिटिव। वो कैसा है, पॉजिटिव, धनात्मक। जब धनात्मक नेचर होता है तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। और इसके बाद जो पांचवा बिंदु है, इंपॉर्टेंट बिंदु है पांचवा, इससे लगातार धातु की छड़ आयन फॉर्म में आ रही है तो इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान
धीरे धीरे घट रहा है। इलेक्ट्रोड का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रोड का जो मास है, द्रव्यमान है, वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। इस चीज को समझो। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बिंदु निकले। पहला, ये रिएक्शन कौन हो रही है, धातु की छड़ Mn+ में परिवर्तित हो रही धातु के कण आयन में परिवर्तित होकर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एनोड पर, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये कहाँ हो रहा है, ये रिएक्शन एनोड पर हो रही है। कहाँ हो रही है, एनोड, जिसमें सॉल्यूशन प्रेशर अधिक है ऑस्मोटिक प्रेशर से। चौथा, सॉल्यूशन का नेचर पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि धनात्मक विलयन अधिक, इससे अंदर से खींचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। ध्यान से समझिए इस चीज को। ये धातु Mn में परिवर्तन हो रहा है, Zn से Zn+2 में परिवर्तन हो रहा है। इलेक्ट्रोड का मास क्या है, लगातार घट रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लगातार ये Zn+ देती रहेगी, Mn+ देती रहेगी, तो द्रव्यमान पतली छड़ लगातार क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, पतली होती जाएगी, अंत में ये छड़ फिनिश भी हो जाएगी। तो ये था आपका एक पार्ट, यानी कि हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित होते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। अर्ध अपचयन अभिक्रिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। अब फुल ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, क्लिक, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रतीत नहीं होते हैं। अब दूसरा पार्ट को देखेंगे, इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है ये। इसमें एक छड़ लेते हैं M धातु की, अर्थात कॉपर की छड़, उदाहरण के लिए Cu। इसमें वही M सॉल्यूशन भर देते हैं MSO, अर्थात CuSO होता है, ठीक है। अब इसमें जो M धनायन होंगे, ये किस पर जाएंगे, छड़ पर। इसमें क्या हो रहा है, धातु की छड़ से विलयन की ओर आयन आ रहे थे। इसमें क्या है, आयन कहाँ से जा रहे हैं, विलयन से धातु की छड़ की ओर। जब विलयन से धातु की छड़ की ओर आयन जाएंगे तो 5 कंडीशन क्या होगी, वो चीज ध्यान से देखो। फर्स्ट कंडीशन, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। क्यों होगा, उसका रीजन है, विलयन में जितने धनायन होंगे वो सब कहाँ पहुंच जाएंगे, इस छड़ पर। छड़ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे ये पॉजिटिव हो जाएगी तो ये रिएक्शन होने वाली है, कौन सी रिएक्शन, ये M+N, ये कितने इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब करेगी, N इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगी। तो ये M इस प्रकार की रिडक्शन रिएक्शन होगी, अपचयन। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाफ रिडक्शन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। इसी को कहते हैं ERP, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। जब ये पॉजिटिव हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड। ये कैथोड का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। समझिए इस चीज को। और सॉल्यूशन प्रेशर में ऋणायन की सांद्रता बढ़ रही है। सॉल्यूशन का जो नेचर है चौथा, वो सॉल्यूशन नेचर वो क्या रहता है, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें MSO4 उदाहरण दिया, CuSO4, तो SO4 आयनों की सांद्रता लगातार बढ़ती जाएगी। इसमें इनके चारों ओर नेगेटिव 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 हो जाएंगे। जब ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे तो नेगेटिव की सांद्रता बढ़ेगी और नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सन होगा। रिपल्सन जैसे ही होगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल। और अंतिम 5वां बिंदु है, जब ये धातु पर आयन जा रहे हैं तो ये धातु की अर्थात इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, अर्थात इंक्रीज हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देखिए ERP था, उसमें क्या था, EOP, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इन दोनों अर्ध सेल, देखिए अर्ध सेल का विभव, इस अर्ध सेल का विभव, इस पर कौन सा है, इस पर जो विभव है वो है ERP,
इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इस पर जो विभव है वो कौन है, ईओपी, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए किसी वायर के माध्यम से, सर्किट के माध्यम से जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या सिचुएशन होने वाली है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से होगा और करंट का फ्लो इधर की ओर होगा, ठीक विपरीत होता है। जोड़ दिया जाएगा तो ये कंडीशन आएगी ई सेल बराबर, ई सेल इक्वल टू ई ओपी प्लस ई आरपी। इस सूत्र के माध्यम से सेल का विभव, सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ई सेल अर्थात सेल का विभव इक्वल टू ई ओपी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई आरपी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि ई ओपी इक्वल टू माइनस ई आरपी, अब समझिए ई ओपी कहाँ है, एनोड, ये कहाँ है एनोड पर, ये कहाँ है कैथोड पर। अगर इसकी वैल्यू इस समीकरण में पुट अप कर दी जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल टू, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, ये इधर आएगा तो ई आर पी माइनस ई ओ पी की जगह क्या हो जाएगा, ई ओ पी के स्थान पर क्या रखा जाएगा, ई आर पी। लेकिन ये किसके इक्वल है, एनोड के इक्वल। तो सूत्र क्या हो गया, ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, ई सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ गया। इस फार्मूले के माध्यम से सेल का इलेक्ट्रोड विभव आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। दोनों को आरपी फॉर्म में इसलिए बदला गया क्योंकि जो एसआरपी था अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी थे, उसके सारे मान एसआरपी में दिए गए थे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सबका रिडक्शन पोटेंशियल हमें एनोड और कैथोड का पता होता है, इसलिए इसको ईआरपी में एक्सचेंज किया गया है। इस सूत्र के माध्यम से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले के माध्यम से आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लगा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।